नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है, जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के चुपचाप लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनता है।
इस पर किया जा रहा कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा का आधार है, उनकी प्रेरणा है। आज जब उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सब की ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं लखनऊ महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी को, वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। अंत्योदय के प्रणेता, एकात्म मानववाद की संकल्पना को सजे हुए ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे बीच में विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी और युवाओं के अंदर सकारात्मकता का भाव भरने वाले और हम सभी के अगुवाई करने वाले आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, विधायक आदरणीय नीरज गोरा जी, विधायक श्रीमती जयदेवी जी, विधान परिषद सदस्य आदरणीय लालजी निर्मल जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कई अहम बातें कही गई और जिस तरीके से योगदान दिया उन्होंने समाज के लिए, उस तरीके का भी जिक्र उनकी तरफ से कहा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को करेंगे संबोधित। भोपाल में होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम, जन आशीर्वाद यात्रा का समापन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम रहने वाले हैं। बता दें कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को करेंगे संबोधित। इस दौरान बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं जिनमें शिरकत करेंगे। इसके साथ भोपाल में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, संबोधन भी वो अपना देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन उनके द्वारा आज किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी चुनावों को देखते हुए और आज उसका समापन हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराए और इसीलिए कमान जो है तमाम बड़े नेताओं को मिल चुकी है। अब इस चुनावी मैदान में पीएम भी उतरने वाले हैं। और पीएम मोदी का आज जयपुर दौरा भी है। पीएम परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। जयपुर में 4.5 साल बाद ये जनसभा होने जा रही है। तो पीएम मोदी का 4.5 साल बाद जनसभा होने जा रहा है। और बता दें कि चुनाव है, चूंकि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ है, इसलिए अब चुनावी हुंकार भरने के लिए मैदान में जो है पीएम मोदी को उतारा जा रहा है। एक के बाद एक ऐसे कार्यक्रम पीएम मोदी के रह रहे हैं में संबोधन भी देंगे। चुनाव को साधने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। कई ऐसे वोटर्स हैं जो बीजेपी के खेमे में नहीं है, उनको भी लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी और इसलिए वोटर्स को साधने की कोशिश पीएम इस जनसभा द्वारा कर सकते हैं। 4.5 साल बाद जयपुर में एक कार्यक्रम होने जा रहा है पीएम मोदी का, जो कि काफी विशाल है। और बीजेपी ओबीसी मोर्चे की अहम बैठक आज होने जा रही है। ओबीसी मोर्चे की सोशल मीडिया विंग की बैठक है। सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में यह अहम बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी की ओबीसी मोर्चे की बैठक जो है वो होने जा रही है, अहम बैठक होने जा रही है। ओबीसी मोर्चे की सोशल मीडिया विंग की बैठक होने जा रही है, जो कि भाजपा दफ्तर में होगी।
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज हिंडन एयरबेस में आयोजित होगा ड्रोन शक्ति 2023 2 दिवसीय कार्यक्रम का रक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। एयरफोर्स में C-295 एयरक्राफ्ट का इंडक्शन किया जाएगा। वायुसेना में 56 C-295 का इंडक्शन किया जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और एयरफोर्स में C-295 एयरक्राफ्ट का इंडक्शन किया जाएगा। इसी के साथ बता दें आपको, वायुसेना में 56 C-295 एयरक्राफ्ट का बेड़ा शामिल होगा, जो कि रक्षा मंत्री द्वारा शामिल किया जाएगा। सरकार ने 21,900 करोड़ का सौदा किया था और अब बड़ी सौगात वायुसेना को मिलने जा रही है। हिंडन एयरबेस में आयोजित होगा ड्रोन शक्ति 2023। और मुख्तार अंसारी की बेल पर अहम सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत पर आज दे सकता है फैसला। गैंगस्टर केस में बेल पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। 10 साल जेल में बिताने को बनाया है आधार और पिछले हफ्ते जमानत पर पूरी की गई थी सुनवाई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत पर आज फैसला अपना दे सकता है, संभव है फैसला। मुख्तार अंसारी की बेल पर आज सुनवाई होने जा रही है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते ही जमानत पर सुनवाई की गई थी और सुनवाई के बाद आज फैसला आ सकता है। जेल में 10 साल से लगातार मुख्तार अंसारी है, उसी को आधार बना के जमानत की याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला आना है। पिछले हफ्ते चूंकि सुनवाई हुई है और ऐसे में आज फैसला संभव है। तो पिछले हफ्ते जमानत पर सुनवाई जो है वो पूरी हो गई थी और आज फैसला आना है। तो है महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी जो है कई दिनों से जेल में बंद है। ये कह लिया जाए कि 1 दशक से जेल में बंद है और ऐसे में आज सुनवाई होने जा रही है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मुख्तार अंसारी जिसकी तूती बोला करती थी, अब जमानत के लिए एक के बाद एक कोर्ट में भटक रहा है और कहा यह जा रहा है कि 10 साल के सजा के लिए वो उसी के आधार बनाकर उन्होंने याचिका दायर की है और फैसला आज संभव है। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड हासिल किया है। हांगझो में जारी एशियन गेम्स में भारत का ये एक गोल्ड है, पहला गोल्ड है। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन राउंड में रुद्राक्ष, बाला साहेब पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार की तिगड़ी ने यह कारनामा किया है। भारत ने कुल 1893.7 स्कोर किया है, जो पिछले महीने बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन के जरिए बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड से 0.4 ज्यादा है। और प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के बेटे की अपहरण कर हत्या करने वाले उनके ही करीबी निकले। पूरा मामला प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बेटे शुभ केसरवानी की हत्या कर दी जाती है। अपहरणकर्ता और कोई नहीं, घर के ही काम करने वाला निकला है। बताया जा रहा है कि घर के ड्राइवर लोकनाथ के छोटे भाई सुखदेव ने अपने 2 साथी के साथ मिलकर यह हत्या की है।
और चौराई विधानसभा क्षेत्र एवं तहसील चौराई के ग्राम पंचायत केवलारी में पेंच बांध प्रभावित किसान संगठन के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जहां आसपास से हजारों की संख्या में किसान सहित महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची। जहां से किसान नेता शिव पटेल जी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी किसानों द्वारा 11 सितंबर को अनुभागीय अधिकारी चौराई एवं जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा में विशाल रैली निकाली गई थी और ज्ञापन भी दिया गया था। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। उदय भान के बयान को लेकर भाजपा ने होटल में शांति मार्च निकाला। पलवल जिले के तीनों विधायकों की अगुवाई में शांति मार्च निकाला गया। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस द्वारा भी होटल में ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के आवाज पर सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में दिए बयान और महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के खरखौदा में भाजपा का पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में रविवार को भारी भीड़ देखने को मिली। बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करने का किया गया था प्रयास। वहीं इस दौरान मंच पर भाजपा के नेताओं का लगने लगा जमावड़ा देखने को मिला और विधानसभा खरखौदा से पूर्व प्रत्याशी मीना नरवाल भी मंच पर मौजूद रहे। हरियाणा में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का जन्मदिन मनाया गया। इस कड़ी में आज अंबाला कांग्रेस भवन में केक काटकर कुमारी शैलजा का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रोग्राम में भाग लिया। और बता दें कि अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम से ये निकल के सामने आया है कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में 6 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत गणपति बप्पा के पूजन सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का रविवार को समापन हो गया। गणेश जी की प्रतिमा की धूमधाम से श्रद्धालुओं ने झांकी निकाली। गाजे बाजे के साथ मूर्ति का विसर्जन किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इन दिनों स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको लेकर नेताओं का दौर भी जारी है, जो उनका स्वास्थ्य का हाल जान रही है। अंबाला आवास पर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव, जिन्होंने उनका हाल चाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। और तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम के आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है।
इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा रेड्डी गारू। भाजपा के महेशनगर मंडल के उपाध्यक्ष आशीष गुलाटी की छगी पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस का एक्शन दिखावे का ज्यादा पर इफेक्टिवनेस कम है। टेक एक्शन तो लिखा परंतु ड्यू एक्शन लिखना भूल गए, गृह मंत्री अनिल विज। अंबाला में बाढ़ के बाद शहर की खराब हुई दशा को सुधारने के लिए अंबाला शहर के विधायक युद्ध स्तर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत व कई सड़कों के पुनर्निर्माण के कार्यों की शुरुआत करवाने के साथ साथ विधायक असीम गोयल ने ग्रामीणों क्षेत्र में बाढ़ के बाद इलाके के सुधार की शुरुआत कर दी है। आज विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले लगभग 70 लाख की लागत से बनने वाली नगल गांव से खैरा जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य और जनसुनवाई को भी सड़क में लिया है, सोहटा तक लिया है, जिसकी अनुमानित लागत 302 लाख रुपए की बताई जा रही है। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान के बाद सियासी पारा हाई है, जिसको लेकर रविवार को बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और उदय भान का पुतला फूंकते हुए विरोध जताया। पंजाब के डेरा फुलोली साधुवेला अर्बन स्टेट फेज 2 में भगवान श्री चंद्र जी महाराज की 529वीं जयंती अन्य रूप से मनाई गई, जहां पर भगवान श्री चंद्र जी का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं भजन गायक संजीव भारद्वाज हारा गया। इस अवसर पर डेरा फुलोली साधु बेला के महत्व भी गौरी शंकर दास जी महाराज ने बताया कि बाबा श्री चतुर्थी ने जीव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पंजाब के जिला नवांशहर के नजदीक सलोह में इकलौते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे बलराज उर्फ सोनू ने रात को शराब के नशे में अपने पिता को पीट कर मार डाला। ग्रामीणों और नवांशहर की डीएसपी माधवी शर्मा ने बताया कि उन्होंने 112 कंट्रोल से सूचना मिली कि सुरविंदर कुमार की हत्या हो गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलराज उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।